नीट 2026 में काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 1 क्वेश्चन और मेजरमेंट से 1 क्वेश्चन पूछा गया। आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से है। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर करो कि एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसका पोजीशन दिया हुआ है कैसे, इस तरीके से एस टी इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा, जहां अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का 6 और गामा का 5 दिया हुआ। बताना है एवरेज स्पीड क्या है पार्टिकल का फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 6 सेकेंड। एवरेज स्पीड बताना है, यही क्वेश्चन है। तो टी इक्वल टू 0 पर कहां पर है, ये हम इसको लिख लेते हैं। एस टी कितना है, अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू 1 है तो सीधे हम टी स्क्वायर लिखते हैं, माइनस बीटा टी, बीटा का वैल्यू 6 है तो 6t लिखते हैं, और प्लस गामा, गामा का वैल्यू 5 है, 5 लिखते हैं। 0 टाइम पर यानी बिगनिंग में कहां पर है, 0 माइनस 0 प्लस 5, ये 5 मीटर पे। ये हमारा मान लेते हैं इसका पोजीशन 0 है। तो टी इक्वल टू 0 पर ये जो 5 है, ये टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पे है। और उसके बाद में 6 सेकंड पे कहां पे है, 6 स्क्वायर 36 माइनस 6 टाइम्स 3 36 प्लस 5, ये भी आया 5। तो टी इक्वल टू 0 पर भी यहाँ पर है और टी इक्वल टू 5 पर भी यहाँ पर है। एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज यदि वेलोसिटी पूछा होता तो ये बहुत आसानी से बता देते। एवरेज वेलोसिटी जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। शुरू में भी 5 पर था, बाद में भी 5 पे है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका जो है सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। और टाइम कितना है, टाइम जो है अभी देख लीजिए 6 सेकेंड है। दोनों जो है फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन 5-5 था तो 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 0 आंसर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये हमारा एवरेज का साइन है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाएगा किस केस में, यदि पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करे तो। डायरेक्शन यदि चेंज नहीं हो रहा है तो ये सही हो जाएगा, और डायरेक्शन यदि चेंज किया, नो डायरेक्शन चेंज, ओके, तब ये दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन यदि डायरेक्शन चेंज हो गया तो हमेशा स्पीड बड़ा होता है वेलोसिटी से। एवरेज एवरेज स्पीड जो है वो बड़ा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी से। तो यदि यहाँ पर अब हमें चेक ये करना है कि क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा डायरेक्शन चेंज, वो कैसे पता करेंगे। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और वेलोसिटी कैसे निकालें, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी यहीं पर निकाल लेते हैं एक बार डिफ्रेंशिएट करके। टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, 6 का डिफ्रेंशिएशन 6 और 5 का 0 है। वेलोसिटी कभी 0 हो रहा है क्या, जहां 0 होगा वहीं पर डायरेक्शन चेंज होगा ना। तो यदि ये 0 हो गया है तो कौन सा टाइम में 0 हुआ है, 3 सेकंड में वो 0 हुआ है। 3 सेकंड में वो कहां पर पार्टिकल है जरा देखिए, कहीं पर निकालते हैं। S3 3 स्क्वायर माइनस 60, 6 टाइम्स 3 प्लस 5, ये हो गया 9, ये हो गया 18, ये हो गया 5, ये आ गया 4, -4 राइट, -4। तो -4 आने की किधर हमारा फिगर है, यहाँ, ये आ गया यहाँ पर -4 कुछ यहाँ पर, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ है, t इक्वल टू 3 पर यहाँ है, और वो एक डायरेक्शन में चल रहा था, उसका निगेटिव जो डायरेक्शन है हमेशा निगेटिव था। आप निकाल कर देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी में, t जब तक 3 से कम है तब तक ये यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव आएगा। t 3 जब आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए 2.5 ले लीजिए, तो 2 टाइम्स 2.5 कितना हुआ, 5,
5 माइनस 6 निगेटिव आएगा। तो t इक्वल टू 3 तक ये निगेटिव है, इधर इधर चल रहा है। t इक्वल टू 3 पर यहाँ आ गया, रुक गया और उसके बाद अपना डायरेक्शन चेंज किया। और उसके बाद में 3 से ज़्यादा कितना भी वैल्यू रखिए ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। तो ये ऐसे करके आया और यहाँ से घूम कैसे गया है। और अब हमें एवरेज डिस्टेंस निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, 9 और फिर यहाँ से वापस यहाँ आ गया 9 9 18। तो टोटल देख लीजिए, यहाँ स्टार्ट करके यहाँ तक आया 5 एंड 4 9, फिर 9 इधर भी आ गया 18। तो स्पीड कितना हो गया जो हम निकाल रहे हैं, स्पीड एवरेज स्पीड। तो जो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया वह और जो टोटल टाइम लगा है, तो जो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया है वो हो गया 18 और टाइम लगा 6 सेकेंड ना, 0 से 6 की बात कर रहा है, तो 3 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। तो यदि इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे तो एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं पर वेलोसिटी उसका 0 तो नहीं हो रहा है। यदि 0 हो रहा है तो इसका मतलब है उस 2 डायरेक्शन में चल रहा है, और तब आपको एवरेज स्पीड निकालने में केयरफुल रहना है। यदि एवरेज वेलोसिटी का बात किया होता तो कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, क्या वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको बिल्कुल फॉर्मूला से निकाल सकते हो। सिंपली इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आज निकालिए, उसको टाइम से डिवाइड कीजिए, एवरेज वेलोसिटी निकल गई। उसमें कुछ भी केयरफुल रहने की जरूरत नहीं। केयरफुल रहने की जरूरत तब है जब आपको स्केलर क्वांटिटी निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है या डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों केसेस में आपको केयरफुल रहना है। यही इसका जो वेक्टर काउंटर पार्ट है, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड की जगह जस्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, उस समय आपको कोई केयरफुल रहने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो काइनेमेटिक्स से है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि एक कार है, वो ट्रेवल कर रहा है कोई सर्कुलर रेस ट्रैक पर, उसका रेडियस है 50 मीटर। जैसे ये रेडियस इसका जो है कितना है, 50 मीटर है। इसी पर वो चल रहा है कार। इफ द कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी दे दिया है, देन द वेयर एंड टेयर ऑन द टायर इज मिनिमम, टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। वो पूरा गाड़ी को अपना 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला रहा है, और इस पर्टिकुलर स्पीड में चलाने पर उसका टायर पर जो वेयर एंड टेयर जो हो रहा है, ये वेयर एंड टेयर कब होता है टायर पे, जब वो घिसता है ना, स्लिप करता है, तब होता है। तो उसमें स्लिप बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो आप तो बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या है। आप याद कीजिए, यदि सर्कुलर पाथ में कोई गाड़ी चलता है तो 2 वजह से चल सकता है। एक अपना फ्रिक्शन की वजह से चल सकता है, उसका एक लिमिट है। और जब फ्रिक्शन की वजह से चलता है तो हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। म्यू यदि फिक्स्ड है तो भी फिक्स हो जाएगा यहाँ से, राइट, यदि आर फिक्स्ड है तो। लेकिन यदि क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी इंजीनियर जो है रोड को आउटर साइड में थोड़ा सा उठा देता है, ऐसे यहाँ उठा देता है, ऐसे ऐसा रोड बना देता है। ये रोड को थोड़ा उठा दिया ऐसे, इसको कहते हैं बैंकिंग। केवल बैंकिंग की वजह से चलना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ये केवल फ्रिक्शन की वजह से है, ये इसकी वजह से। ये म्यू को हम ऐसा लिख दें, एंगल में म्यू को लिखते हैं टेन अल्फा। म्यू का कुछ भी वैल्यू होगा, आपको पता है कि म्यू का कुछ भी वैल्यू हो सकता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और टेन अल्फा का भी कोई भी वैल्यू हो सकता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यदि दोनों के वजह से कार इसमें घूम रहा है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं, ऐड कर देंगे एंगल थीटा और अल्फा दोनों को ऐड कर देंगे, थीटा प्लस अल्फा। ये डिसाइड करेगा क्या वेलोसिटी होगा। ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो वेयर एंड टेयर है वो मिनिमम है, यानी वो म्यू यूज नहीं कर रहा है। इसमें ये म्यू जो है, जो स्लिप करने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर और वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, वो उसको यूज नहीं कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, केवल बैंकिंग एंगल थीटा यूज कर रहा है, यानी अल्फा 0 है यहाँ पे। तो आपको सिंपली ये फार्मूला यूज करना है। तो इस केस में हम फार्मूला यूज करते हैं टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। और टेन थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया है, वी का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया हुआ है 50 मीटर,
और जी के वैल्यू बोला लेने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया 100/500 यानी कि 1/5। तो इसलिए से थीटा के वैल्यू कितना मिल गया आपको 10 इनवर्स 1/5। इस पर्टिकुलर एंगल पर वो चलेगा तो उसका टायर बिल्कुल सेफ रहेगा, वो एक जगह भी घसीट नहीं, उसमें वियर एंड टियर नहीं होगा। ये रहा आपका आंसर। अब यहाँ पर जो फार्मूला आपको दिया हुआ है, तीनों फार्मूला देखिए मिक्स किया हुआ। मान लीजिए बैंकिंग नहीं है तो टेन अल्फा नहीं म्यू इसको तो भी स्क्वायर बाय आर। बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी यूज करना है, तो दोनों मिला के यहाँ से क्या वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकता है ताकि वो स्किड ना करे। तो ये क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से है, यहाँ पर फ्रिक्शन यूज किया जा रहा है। देखिए क्या है, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर जो है 0 to L तक जो है मूव करता है। ये रहा आपका ओरिजिन और यहाँ से लेकर के ये कोई डिस्टेंस x टू L तक मूव कर रहा है और उस पर फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है इस तरह से, म्यू के एज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू म्यू जीरो माइनस अल्फा एक्स। म्यू जीरो जो कोई और अल्फा दोनों कांस्टेंट है, और जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ये वाला टर्म बढ़ेगा और ये फिक्स्ड है, तो म्यू के का वैल्यू घटेगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू घटते जाएगा। और यहाँ पर बोल दिया कि एल इक्वल टू एल पर यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो है, यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है कुछ है, और यहाँ पर फ्रिक्शन जो है सो जीरो है। स्मॉल एफ हम फ्रिक्शन को दिखा दें, यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो पर ये म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट, ये तो म्यू का वैल्यू हुआ ना, कोफिशिएंट फ्रिक्शन का वैल्यू हुआ, और इसमें एम जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर्स के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू एम जी। यहाँ पर म्यू का वैल्यू म्यू नॉट है, यहाँ म्यू का वैल्यू है जीरो है, इसलिए फोर्स जीरो है। अब आपको बताना है कि टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग दिस मोशन इज कितना, एन का वैल्यू बताना है। तो इसको देखिए दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप फोर्स जो है उसका एक प्लॉट बना लीजिए, इधर आपका डिस्टेंस है और इधर आपका फोर्स जो लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, शुरू में कितना लग रहा है म्यू नॉट एम जी, ये रह गया म्यू नॉट एम जी, और यहाँ पर एक्स जब एल आया तो कितना हो गया जीरो। और दूसरी बात यह है, ये देखिए लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है, इसी में हम जब एम जी से मल्टीप्लाई किए हुए हो तो कॉन्स्टेंट है फोर्स निकालने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू के एम जी, और म्यू के वैल्यू है म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स एम जी। तो एक स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है कि यहाँ पर जीरो टाइम पर, जीरो डिस्टेंस पर जो है ओरिजिन पर इतना वैल्यू है और यहाँ पर जीरो है और स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे ही ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फोर्स को मल्टीप्लाई कीजिए डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, क्या मिलता है एरिया, एरिया बोलता हूँ, वर्क डन मिलता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ही तो आपसे पूछा गया ना, तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना हो जाएगा, सिंपली इसका एरिया हो जाएगा। अब इस ट्रेंगल है, ट्रेंगल का एरिया निकालिए, ये कितना है, पहले हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, हाइट है म्यू नॉट एम जी, कितना आ गया म्यू नॉट एम जी एल बाय टू, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, इसको कंपेयर कीजिए म्यू नॉट एम जी एल टाइम्स एन, एन के जगह पर हाफ आ गया, यहाँ से नजर आ गया एन जो है सो हाफ है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका ऐसा है कि आप कैलकुलस थोड़ा सा यूज कर लेना होगा, ये बिना कैलकुलस का था। वर्क डन जो फ्रिक्शन है वो कितना होगा, और यहाँ पर जो मैंने फ्रिक्शन निकाला वो हमेशा नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग वो नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो वर्क डन जो है यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू एम जी, ये फोर्स हुआ, और डिस्प्लेसमेंट जो है सो डी एक्स, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो माइनस हम चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है केवल। म्यू का वैल्यू है म्यू नॉट माइनस कितना था
अल्फा एक्स एम जी डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं। न्यू नॉट एम जी डी एक्स, एक टर्म ये आया और दूसरा टर्म आया माइनस अल्फा एम जी एक्स डी एक्स, ये दूसरा टर्म है। इसमें यहाँ टोटल कांस्टेंट है म्यू नॉट एम जी एक्स का डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन जस्ट एक्स हुआ, एक्स का वैल्यू जाएगा 0 से लेकर एल तक। यहाँ पर ये सारे कांस्टेंट हैं अल्फा एम जी, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट जाएगा 0 से लेकर एल तक, लिमिट रखिए। म्यू नॉट एम जी एल, एल माइनस 0 जस्ट एल लिख दिए, अल्फा एम जी बाई 2 एक्स स्क्वायर, ये एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर भूल गए। अल्फा का वैल्यू लिखना पड़ेगा, अल्फा कितना है निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है म्यू 0 1 माइनस अल्फा एक्स, और ये भी दिया हुआ है कि म्यू का वैल्यू जब एल पर कितना होता है 0, यहाँ पर एल पर ये तो 0 हो गया। यहाँ से यदि हम अल्फा की जगह पे एल लिखेंगे, अल्फा नहीं एक्स की जगह पर एल लिखेंगे तो ये 0 होना है। तो उसने वो कहा है म्यू का वैल्यू 0 होगा यदि हम एक्स का वैल्यू एल रखेंगे तो यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई एल, राइट। वही 1 बाई एल यहाँ सब्सटीट्यूट करना होगा। म्यू नॉट एम जी एल माइनस अल्फा की जगह 1 बाई एल एम जी एल स्क्वायर बाय 2, नहीं थोड़ा गलत है, म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट ऐसे नहीं है, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स है, ये पूरा ऐसे है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। इसको यहाँ से अल्फा आ गया म्यू नॉट बाय एल, ये म्यू नॉट यहाँ पर भी है, तो ये कितना आ गया, ये है म्यू नॉट एम जी एल बाई 2, ये है सिंपली म्यू नॉट एम जी एल, यहाँ जो कुछ भी है उसका आधा है, तो समथिंग में से उसका हाफ आधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो म्यू एम जी एल बाई 2 उसका आधा बचेगा। और यहाँ से आप इसको कंपेयर कर लीजिए, एन म्यू नॉट एम जी एल बाई इससे, ये म्यू नॉट है, एक्चुअली म्यू नॉट है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इतना आएगा वर्क डन, देख लीजिए। तो यहाँ इसको देखकर हम कह सकते हैं कि एन का वैल्यू हाफ है। तो कैलकुलस वाला थोड़ा लंबा होता है, इतना लंबा नहीं होगा, हमें समझाने में लग गया, आप यदि बनाओगे तो तुरंत बना लोगे, इतना नहीं लगेगा। लेकिन उससे बढ़िया तो ये है जो कि तुरंत पता चल जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक क्वेश्चन मेजरमेंट से, यहाँ पर जो है सो एक वर्नियर स्केल दिया गया है, वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल होते हैं और एक वर्नियर स्केल होते हैं। तो वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है 1 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट। यही हमारे जो घर में रूलर है उसमें देखते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 मार्किंग होते हैं, एक मार्किंग 1 मिलीमीटर है, वही है। एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल इज, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है ना, उस पर 10 मार्किंग है। वर्नियर स्केल डिवीजन में कम बेसी हो सकते हैं मार्किंग, कभी 10 हो रहते हैं, कभी 8, कभी 20, लेकिन ये स्टैंडर्ड है 10 टू रहते हैं। व्हेन बोथ द जॉस टच ईच अदर, यानी कि वर्नियर स्केल में इसको तो लगाए रहते हैं ना, पहले एक जॉ होता है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ऐसे नहीं रहता, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, ये देखिए इधर से फिक्स्ड है और इसी में जो है वर्नियर स्केल वगैरह लगा रहता है, और यहाँ पर खाली जगह जगह है, पहले इसको सटा देते हैं दोनों का, ये जो सटा दिए हैं तो ये दोनों का वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जो 0 है उसको मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। When both the jaws touch each other, the vernier scale shifts
टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो। ये हमारा मेन स्केल है, इसका 0 1 2 ऐसे करके चल रहा है मार्किंग, और ये वर्नियर स्केल है। जब कोई जीरो एरर नहीं होता तो दोनों का जीरो मैच करता है यहाँ पर, लेकिन इस केस में बोल रहा है ऐसा नहीं है। इस केस में बोल रहा है कि हमारा वर्नियर स्केल जब जब दोनों जॉ के बीच में कुछ भी नहीं है तो हमारा यहाँ पर ऐसे चल रहा है कुछ। इसका जीरो जो है सो यहाँ पर कहीं है, लेफ्ट साइड में। जीरो जो लेफ्ट साइड में है, यानी कि जो एरर है इसको जीरो जीरो एरर कहते हैं, वो है नेगेटिव है। और कितना है नेगेटिव? वो बोल रहा है कि फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ये जो फोर्थ इसका डिवीजन है 1 2 3 4, ये 4 जो है सो इसके साथ कोइंसाइड करता है, किसी के भी साथ कोइंसाइड कर सकता है, ये फोर्थ इसके साथ कोइंसाइड कर। तो ये जो एरर है हमारा नेगेटिव एरर, ये वाला, वो कितना होगा? वो 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 आप इधर से देख रहे हो, ये 0 है तो ये -1 है, राइट। 4 का मतलब है आप इसको देख रहे हो, इधर से देखिए, यानी इसमें कितना टोटल डिवीजन है? 10। उसमें दिया हुआ है कि वर्नियर स्केल में टोटल 10 डिवीजन है, तो 10 - 4 नेगेटिव है पहली बार। दूसरा 10 - 4 ये इसका जीरो एरर, -6 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसको मिलीमीटर में लिखना है तो कितना मिलीमीटर लिखना होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। और लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लिस्ट काउंट निकालते हैं हम ये फार्मूला यूज करते हैं, n - m/n MST। n क्या है? n वर्नियर स्केल डिवीजन इज मैचिंग विथ m मेन स्केल डिवीजन। m और m यहाँ मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में जो है कहा कि इस पे कितना वर्नियर स्केल डिवीजन है? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके साथ मैच कर रहा है? उसने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, उसने बताया ही नहीं कि इसका जो 10th वर्नियर स्केल डिवीजन है किसके साथ मैच कर रहा है। स्टैंडर्ड जो है उसमें 10th वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 के साथ मैच करता है, 9 MST, ये स्टैंडर्ड है। और यदि हम इसको यूज करें तो n की जगह पर 10 और m की जगह पर 9, तो ये हो गया 10 - 9/10 MST। एक MST कितना है वो बता दिया है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ये आ गया 0.1 मिलीमीटर। ये 6 वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 6 टाइम लिस्ट काउंट, 6 टाइम 0.1 mm, तो -0.6 mm। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, -0.06 सेंटीमीटर। ये जीरो एरर है। इसके बाद अब देखते हैं कि मेन स्केल रीडिंग कितना है, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है। ये दोनों क्या दिया है देख लेते हैं। उसके बाद में जो हमसे पूछा गया है डायमीटर, लेंथ ऑफ द वायर, और लेंथ मेजर कर रहा है। ठीक है, इसमें जो लेंथ मेजर कर रहा है वो हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। यहाँ पर जीरो एरर में साइन के साथ लिखे हैं, साइन के साथ लिखना है हमेशा, तब यहाँ पर हमेशा माइनस चलेगा। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग कितना है उसने यहाँ पर बताया 1 सेंटीमीटर। इफ दिस वर्नियर कैलिपर मेजर्स द लेंथ of a wire to be 1 centimeter, the actual length of the wire is how much? ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर जो मेजर करता है वो कितना मेजर करता है? 1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर कैसे मेजर करता है? हम बोलेंगे तीनों मिला के मेजर करता है, लेकिन क्वेश्चन जो बनाने वाले हैं उसके दिमाग में ये बातें हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग करके जो आपको मिल रहा है वो 1 सेंटीमीटर है। एक्चुअल कितना है, यानी कि जीरो एरर को यदि हम इंक्लूड काउंट कर लें तो कितना आएगा? ये माइनस, और जीरो एरर हमारा है -0.06 इतना सेंटीमीटर। दोनों को मिला देंगे तो 1.06 सेंटीमीटर आएगा। तो ये क्वेश्चन में बनाने वाले के दिमाग में है, तो ये 1.06 सेंटीमीटर होगा। और इस तरह से आपका आंसर इसमें से कोई भी सही नहीं है, 1.06 सेंटीमीटर होगा आंसर, जो इसमें है नहीं इसलिए गलत होगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है उसने ये नहीं बताया कि 10 जो वर्नियर स्केल डिवीजन है
वो कितने के बराबर है, 9 MSD के बराबर है या कम के बराबर है। हमने यहाँ पर मान लिया है एजम्पशन, ये स्टैंडर्ड होता है यूजुअली कि 10 जो बर्नौली स्केल डिवीजन है जो टोटल होते हैं उसमें वो 9 MSD के बराबर होते हैं। पहला एजम्पशन मैंने ये माना। दूसरी बात जो है सो ये चलेगा कि उसने कह दिया है कि जो मेजर कर रहा है यानी ये वाला वैल्यू उसने बता रहा है मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नौली स्केल रीडिंग, ये दोनों का वैल्यू 1 सेंटीमीटर बता रहा है। तो जीरो एरर यहाँ पर हम यदि करेंगे तो -0.06 लेंगे और इस तरह से 1.06 आएगा जो कि चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये था मेजरमेंट से क्वेश्चन जो कि बनाया लेकिन ऑप्शन गलत दिया था और इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। तो ये 4 क्वेश्चन था आज। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर हम नीट 2026 के क्वेश्चन को बनाएंगे। थैंक यू।